पॉलीसेकेराइड्स, हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे। तो पॉलीसेकेराइड्स आर बायो पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड क्या होंगे, यानी बायोपॉलीमर होंगे। पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे, बायोपॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स which consist of long chain of monosaccharide units are simple sugar bound together by glycosidic linkage are called polysaccharides। यानी उन्होंने पॉलीसेकेराइड बताया कि बायो पॉलीमर्स होंगे। तो बायो पॉलीमर्स आप जानते हैं, मोनोसेकेराइड मैंने बता दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब कंसिस्ट होती है लॉन्ग चेन में, मोनोसेकेराइड यूनिट्स जमा होते हैं या सिंपल शुगर जमा होते हैं और वो आपस में बांड बना देते हैं, और उस बांड को हम यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। यानी जब हम दो मोनोसेकेराइड को आपस में मिलाएंगे और वाटर को रिलीज करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा मोनोसेकेराइड के दरमियान। तो इस वजह से यानी लॉन्ग चेन बनेगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बने जाएंगे और कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। दे आर आल्सो नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल, और इसको हम यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सिल्यूलोज आर पॉलीसेकेराइड। तो जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सिल्यूलोज है, ये क्या है, यानी पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च यानी स्टोरेज होती है प्लांट्स में, प्लांट की स्टोरेज क्या होती है, स्टार्च होती है, और एनिमल की स्टोरेज क्या होती है, ग्लाइकोजन होती है, और सेल्यूलोज प्लांट्स में होती है। और पॉलीसेकेराइड, तो ये पॉलीसेकेराइड है, यानी उनमें बहुत ज्यादा मिकदार में मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। दे आर एमॉर्फस सॉलिड, यानी हम जो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते थे, और पॉलीसेकेराइड को हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, और जो पॉलीसेकेराइड है वो एमॉर्फस सॉलिड है। यानी पॉलीसेकेराइड क्या है, दे आर एमॉर्फस सॉलिड, दे आर टेस्टलेस, और ये उसकी यानी जो हम कहते हैं कि उसकी यानी जो जायका है वो जायका नहीं होती, यानी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होते, आर कॉल्ड नॉन शुगर, और उसको हम नॉन शुगर भी कह सकते हैं। यानी उनकी जो मिठास है वो नहीं होती। तो इस वजह से पॉलीसेकेराइड की जो खास बातें हैं कि वो यानी ओलिगो और मोनोसेकेराइड क्या होते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे, लेकिन पॉलीसेकेराइड एमॉर्फस सॉलिड है, और मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड स्वीट होते थे, लेकिन पॉलीसेकेराइड यानी स्वीट नहीं होते, वो टेस्टलेस होती है, उसकी यानी मिठास नहीं होती। और मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड सॉल्युबल इन वाटर थे, लेकिन पॉलीसेकेराइड इनसॉल्युबल इन वाटर है, और इसको हम यानी नॉन शुगर कहेंगे। तो इसको आप देख ले। यानी अगर हम फिर दोबारा देखते हैं, मैंने पहले भी बताया है पहले लेक्चरों में कि मोनोसेकेराइड दे आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस इनटू द स्मॉल यूनिट, यानी मोनोसेकेराइड उस वक्त हम कहेंगे जब हम उसको यानी और हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकते, यानी और हम उसको तोड़ नहीं सकते, जिस तरह के ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, राइबोज है। और ये मोनोसेकेराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं। ऑल मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जिस तरह के ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो इनमें थोड़ी यानी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, लेकिन फ्रक्टोज में से हम फ्रक्टोज को यानी रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आप देख ले, उनमें यानी फ्री मौजूद है, तो इस वजह से हम उसको यानी क्या कहेंगे, यानी रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उनमें जो अल्काइल ग्रुप्स है वो रिड्यूसिंग शुगर देता है। तो इस वजह से बाकी कीटोनिक ग्रुप जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या है, यानी रिड्यूसिंग शुगर है। कीटोनिक जो कीटोन होती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है, लेकिन फ्रक्टोज में सिर्फ कीटोन नहीं होती, उसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होती है, यानी फ्री ग्रुप्स मौजूद होती है, उसके स्ट्रक्चर में
बताता हूँ उसके फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देके। यानी फ्रक्टोज में क्या होती है, ये ग्रुप फ्री होती है और इसी वजह से इसको हम यानी रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो इस वजह से फ्रक्टोज क्या है, यानी रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, लेकिन ये तो फ्री है, इस वजह से ये क्या है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। तो हम कह सकते हैं जो मोनोसैकेराइड है वो क्या है, यानी स्वीट है, उसकी यानी जायका होती है और उसकी मिठास होती है, यानी मिठास होती है। मोनोसैकेराइड जितने भी है वो क्या है, स्वीट है और वाटर सॉल्युबल है और रिड्यूसिंग शुगर है, जिस तरह के ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह। और ओलिगोसैकेराइड जो 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट, तो ओलिगोसैकेराइड बन जाते हैं। और ये ओलिगोसैकेराइड भी स्वीट होते हैं, मोनोसैकेराइड स्वीट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड भी स्वीट होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ओलिगोसैकेराइड भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक दोनों में एक जगह स्वीट, दोनों स्वीट होती है और दोनों वाटर सॉल्युबल होती है। और इस तरह रिड्यूसिंग शुगर को आप अगर देख ले तो माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वो मैंने पहले भी बताया हुआ है लेक्चरों में, आप पहले 2 लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पॉलीसैकेराइड की तरफ आते हैं तो पॉलीसैकेराइड यानी ये दोनों तो स्वीट होते थे, क्या होते थे, यानी टेस्ट में स्वीट होते थे, लेकिन पॉलीसैकेराइड स्वीटलेस होती है, उसकी मिठास नहीं होती। और मेनी मोनोसैकेराइड यानी 10 से लेकर 1 लाख या 10 लाख तक आप जा सकते हैं यूनिट मोनोसैकेराइड की। और ये क्या होती हैं, वाटर इनसॉल्युबल, ये भी स्वीट होते थे, वाटर सॉल्युबल थे, लेकिन पॉलीसैकेराइड स्वीटलेस होती है और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जिस तरह के स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, गम है। ये बात याद रख ले, जब हम स्टार्च या सेल्यूलोज को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हम स्टार्च या सेल्यूलोज की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हम HCl लेंगे, H2SO4 लेंगे और वाटर लेंगे और हमारे पास n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे। तो ये n-1 क्या है, n-1 ये बताती है कि अगर स्टार्च के मोनोसैकेराइड अगर 100 है, यानी स्टार्च के अगर मोनोसैकेराइड 100 है तो हम n-1 यानी वाटर आप 99 लेंगे, 100 से 1 को माइनस कर दे। जब स्टार्च में 100 मॉलिक्यूल्स है मोनोसैकेराइड की, तो हम यानी वाटर को 99 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, फिर बाद में n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको दे सकते हैं। यानी आप वाटर इतने मिकदार में लेंगे। स्टार्च या सेल्यूलोज अगर आप 100 मोनोसैकेराइड के लेते हैं तो आप 99 मॉलिक्यूल्स वाटर लेंगे, यानी n-1 99 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे और वो फिर यानी n नंबर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये मैंने पहले भी बताया है कि स्टार्च किस में स्टोर होती है, प्लांट्स में स्टोर होती है, और ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होती है, लिवर, मसल्स और ब्रेन में भी स्टोर हो सकते हैं, यानी ब्रेन में भी होती है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज होती है, स्टार्च प्लांट स्टोरेज होती है। और प्लांट्स में यानी फ्रूट्स में, रूट्स में वगैरह में ये स्टार्च स्टोर होती है। और एनिमल्स में कहाँ स्टोरेज होती है, ग्लाइकोजन लिवर, मसल्स और ब्रेन में स्टोरेज होती है। तो याद कर ले, जो केमिकल्स है या हम एलिमेंट्स उसको भी कह सकते हैं, तो वो एनिमल्स, प्लांट्स में क्या होती हैं, दोनों में मौजूद होते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं, यानी अगर आप कार्बन दे के, हाइड्रोजन दे के, ऑक्सीजन दे के, नाइट्रोजन दे के, सल्फर दे के, इस तरह आप सोडियम अगर दे के, कैल्शियम अगर दे के, तो ये सब एलिमेंट्स यानी अर्थ में भी मौजूद होती है, अर्थ में भी मौजूद होती है और
लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मौजूद होती है, लेकिन इनकी परसेंटेज यानी अर्थ में अलग परसेंट पर होंगे, और जब एनिमल्स में ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो उनकी जो परसेंटेज है वो अलग होंगी। ठीक है, ये भी याद कर ले। अगर सोडियम इस तरह एटमॉस्फेयर या अर्थ में कितनी परसेंट है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी परसेंटेज उस तरह नहीं होंगी, और जो बाहर में वो कंपाउंड्स बनाते हैं यानी वो एनिमल्स में वो कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, और इसी तरह बना भी सकते और नहीं बना सकते। लेकिन ये याद कर ले कि इस तरह भी हो सकती है, यानी जिस तरह अर्थ में उसकी परसेंटेज है या उसके कंपाउंड्स बनते हैं, इसी तरह एनिमल्स में भी उसके कंपाउंड्स और उसकी परसेंटेज हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये बात याद कर ले। अगर किसी ने बताया कि नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेयर में इतनी परसेंट है, तो एनिमल्स में इतनी परसेंट नाइट्रोजन मौजूद होगा नहीं, यानी एनिमल्स में उतनी परसेंट नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो हम अर्थ में पढ़ते हैं या एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं कि इतने परसेंट नाइट्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, ये याद भी कर ले। इसके बाद हम आते हैं, स्टडी हैव शोन दैट हनी हैज द सेम क्विक एब्जॉर्प्शन एंड long lasting energy burst effect that many sport drinks do। यानी ये कहती हैं कि हम स्टडी करेंगे और जो हनी है वो सेम क्विक एब्जॉर्प्शन है। तो आपने यानी सेम क्विक एब्जॉर्प्शन लिया हुआ है, जिस तरह अगर आप यानी हनी को खाते हैं तो हनी के बाद आपको यानी प्यास लगेगी, तो एब्जॉर्प्शन होगा और वो बदन से और अंदरूनी से यानी जो वाटर है उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी तरह अगर हम स्टडी करेंगे तो आप शोन देख सकते हैं हनी सेम क्विक एब्जॉर्प्शन है एंड लॉन्ग लिस्टिंग एनर्जी ब्रस्ट है, और उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मौजूद होती है। इफेक्ट दैट मैनी स्पोर्ट्स ड्रिंक टू डू, और इसी तरह जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं वो, या जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम यानी हनी को खाते हैं तो यानी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इस वजह से दिस इज़ बिकॉज हनी इज़ द हाई फ्रक्टोज, इस वजह से हम खाते हैं हनी को यानी शहद को, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रक्टोज होती है, और हम यानी मिठास के लिए भी फ्रक्टोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हनी को भी, हनी में बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रक्टोज होती है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। ठीक है, हनी इस वजह से ज़्यादा स्वीट होती है क्योंकि उसमें यानी ज़्यादा मिकदार में फ्रक्टोज मौजूद होती है। इसके बाद ए सिंपल फ्रूट शुगर दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी द बेस्ट शुगर फॉर यानी एथलीट्स। अगर हम देखें कि जो फ्रूट्स हमारे पास मौजूद है, तो फ्रूट्स में भी शुगर मौजूद होती है, यानी वो उसमें स्वीट होती है, तो उसमें शुगर भी मौजूद होती है और वो बेस्ट शुगर हमें दे सकती है। इसी तरह बाज़ फ्रूट्स या जब हम खाते हैं, जिस तरह के आम आप देख सकते हैं या और फ्रूट्स आप देख सकते हैं, ग्रेप्स को देख सकते हैं, और भी फ्रूट्स वगैरह मौजूद है, तो क्या होती हैं उसमें शुगर मौजूद होती है, तो उससे हम यानी शुगर भी ले सकते हैं। इसके बाद अनपेस्चराइज्ड हनी आल्सो कंटेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एंजाइम विच इज इंडाइजेशन। ये क्या होती है, अगर हम उसको अनपेस्चराइज्ड हनी को कंटेन कर दे यानी आल्सो कंटेन्स, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हैं, एंड एंजाइम, और एंजाइम जो है विच इड्स इन द डाइजेशन, और उसकी यानी डाइजेशन होती है। तो इस तरह हम यानी ये हनी की थोड़ी उसके यानी नॉलेज थी, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर हम अनपेस्चराइज्ड है तो अनपेस्चराइज्ड आप जान सकते हैं, तो यानी अगर हम उसको हीट या वगैरह तो यानी गाढ़ा होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एंजाइम, तो ये उन्होंने यानी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद हम आएंगे दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, तो ये पॉलीसैकेराइड दोबारा शुरू हुई, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, तो पॉलीसैकेराइड की मास मॉलिक्यूलर मास क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड कंसिस्ट ऑफ सव आर मोर मोनोसैकेराइड यूनिट्स जॉइंड टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कहते हैं कि 100 या उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में ये यूनिट्स मिलेंगे और वो जॉइंड होंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए, और इससे हमें पॉलीसैकेराइड मिलेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड गिव मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ईजी। अगर हम पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमें दे सकती है मोनोसैकेराइड्स की।
तो आप देख ले, स्टार्च या सेल्यूलोज अगर हम लेते हैं और उसमें N-1 वाटर अगर हम मिला देते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर स्टार्च हम 100 मोनोसैकेराइड वाले स्टार्च को लेते हैं तो उसमें N-1 H2O आप लेंगे। तो कितने, अगर ये 100 है तो हम यानी 99 वाटर मालिक्यूल्स लेंगे और एक एसिडिक मीडियम लेंगे, HCl है या H2SO4 है या हाइड्रोजन आयन, तो N नंबर ऑफ ग्लूकोज हमारे पास मिल सकती है। इसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की 3 शाखें हैं। तो तीनों शाखों को हम दोबारा रिवाइज करेंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में यानी ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्सोज और हेप्टोज, तो ये आ सकते हैं। और पेंटोज को हम यानी राइबोज कह सकते हैं, और हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं। तो इस तरह मैंने पहले भी बताया है कि जो हेक्सोज है वो क्या होती है, यानी वो स्टेबल होती है, उसकी जब रिंग बनती है तो यानी हेप्टोज से और पेंटोज से ज़्यादा स्टेबल होती है, और ये भी स्टेबल होती है और उनकी स्ट्रक्चर होती है, और बाकी तो ये अनस्टेबल होती है। तो वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो पेंटोज को हम यानी राइबोज कहेंगे, पेंटोज वाले शुगर को हम यानी राइबोज कह सकते हैं, जिसमें यानी 5 कार्बन मौजूद होती हैं और 5 कार्बन आपस में अटैच होती हैं, और उसमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो अल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी अगर मौजूद है तो उसको हम यानी राइबोज कहेंगे। 5 कार्बन होंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे और अल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो उसको हम यानी 5 कार्बन वाले को हम राइबोज और 6 कार्बन वाले को हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहेंगे। तो इनमें दोनों आते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड को आ जाए तो मोनोसैकेराइड हमने पढ़ ली, ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरह आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यानी ये 2 लिखे हुए हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड की एग्जाम्पल है लेकिन बुक्स में उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो आप छोड़ दें। तो डाइसैकेराइड में क्या आती है, सक्रोज आती है, माल्टोज आती है, लैक्टोज आती है। तो ये सब क्या है, यानी डाइसैकेराइड है, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो ये क्या है, यानी डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड हमने ख़त्म कर ली। इसके बाद पॉलीसैकेराइड पर आ जाए तो पॉलीसैकेराइड में 10 यूनिट से लेकर यानी 1000, 10,000 तक आप जा सकते हैं। इसके बाद यानी उसके स्ट्रक्चर, स्टोरेज, तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज को मैं बताता हूं कि सेल्यूलोज किस तरह है। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड क्या होती है, यानी सेल्यूलोज होती है, ये क्या होती है, यानी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कौन कौन से है जो स्टोर होती है, वो क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, यानी ये स्ट्रक्चर देती है, पॉलीसैकेराइड है लेकिन ये क्या देती है, स्ट्रक्चर देती है, और ये स्टोरेज होती है। तो स्टार्च प्लांट में स्टोरेज होती है और ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होती है। तो स्टार्च यानी प्लांट की स्टोरेज है और ग्लाइकोजन एनिमल की स्टोरेज है, जो मैंने पहले बताया है कि लिवर, मसल और ब्रेन में ग्लाइकोजन स्टोर होती है और स्टार्च प्लांट में स्टोर होती है। इसके बाद यानी इसको देखे सेल्यूलोज के, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन और स्टार्च किस तरह बनते हैं और वो किस तरह है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये स्टार्च है, स्टार्च में अगर हम एमाइलेज ले ले प्लस हम एमाइलोपेक्टिन ले ले, तो इसको अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास स्टार्च मिल जाएगा। तो ये एमाइलेज क्या है और उसकी स्ट्रक्चर यानी थोड़ी मुश्किल है, तो आप 10th क्लास में सिर्फ आप ये देख ले कि स्टार्च किससे बनती है, एमाइलोज से और एमाइलोपेक्टिन है, तो इससे हम स्टार्च बना देंगे। और एमाइलोज क्या है, ये अनब्रांच चेन है, यानी ये स्ट्रेट चेन है, उसमें ब्रांच नहीं होंगे। एमाइलोज क्या होंगे, अनब्रांच चेन होंगे, और 1 कार्बन और 4 कार्बन के दरमियान यानी मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे, और इसी तरह यानी स्ट्रेट चेन बनेगा और उसमें ब्रांच नहीं होगी, यानी ये इस तरह स्ट्रेट चेन होगी, इस तरह उसमें ब्रांच नहीं होंगी। और जो एमाइलेज है वो वाटर सॉल्युबल है
वाटर सॉल्युबल, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वाटर सॉल्युबल है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और स्टार्च में 20% या 15% मौजूद होती है। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन क्या है? तो यानी हम स्टार्च पढ़ते थे तो स्टार्च में एमाइलोज आया, उसकी भी देख ली। एमाइलोपेक्टिन को हम देखते हैं तो एमाइलोपेक्टिन क्या होंगे? यानी ये ब्रांच होंगे, इस तरफ ब्रांच निकलेगा, इस तरफ, तो ये ब्रांच शक्ल में होगी, यानी ब्रांच चेन होंगे। और कार्बन 1 कार्बन 4 के दरमियान मोनोसैकेराइड आपस में लिंकेज बनाएंगे। एक मोनोसैकेराइड की 1 कार्बन होगा और दूसरे मोनोसैकेराइड के 4 कार्बन आपस में लिंक बना देंगे। और इसी तरह 1 कार्बन और 6 कार्बन के दरमियान भी यानी लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसी तरह ये एमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच चेन है, और ये भी वाटर इनसॉल्युबल है। एमाइलोज क्या था? वाटर सॉल्युबल था, और एमाइलोपेक्टिन क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है, और ये 80% स्टार्च में मौजूद होती है, और ये भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब सेलुलोज की तरफ आ जाते हैं। तो सेलुलोज मानो पहले मोनोसैकेराइड की 1 कार्बन और दूसरे की 4, और इस तरह 1 और 4 कार्बन दोनों के मोनोसैकेराइड के आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देंगे, और इसी तरह सेलुलोज बनता है। तो सेलुलोज किससे बनता है? यानी n नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज आप लेंगे मोनोसैकेराइड, यानी बीटा डी ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड्स आप लेंगे, बीटा डी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड आप लेंगे, और इससे आप सेलुलोज को यानी बना सकते हैं। तो हम बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स जॉइंट करेंगे और उससे यानी सेलुलोज बन जाएगा। और सेलुलोज को हम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स भी कह सकते हैं, और ये सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। प्लांट में कहाँ मौजूद होती है? सेल वॉल में। इसके बाद हम ग्लाइकोजन की तरफ आते हैं। तो ग्लाइकोजन स्टोर होती है एनिमल्स में। एनिमल्स में कहाँ मौजूद होती है? मसल में, लिवर में, ब्रेन में। और इसमें क्या होती है? ब्रांच लिंकेज होती है, यानी जिस तरह हमने एमाइलोपेक्टिन में देखा था, तो ग्लाइकोजन में भी इसी तरह यानी ब्रांच चेन लिंकेज होती है। और ये यानी यीस्ट और फंजाई में भी पाया जा सकता है। ग्लाइकोजन यीस्ट में भी होती है और फंजाई में भी हो सकती है। और इनके मोनोसैकेराइड क्या है? ग्लाइकोजन की, इनकी भी ग्लूकोज है, यानी n नंबर ऑफ ग्लूकोज मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे और ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो यानी सेलुलोज की भी ग्लूकोज है और ग्लाइकोजन की मोनोसैकेराइड क्या है? ग्लूकोज है। यानी सेलुलोज और ग्लाइकोजन दोनों की मोनोसैकेराइड क्या है? यानी सेम है। सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस द यूज ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स, यानी हम डेक्सट्रोज को इस्तेमाल करेंगे ड्रिप्स में। तो हम ड्रिप्स में क्यों डेक्सट्रोज को इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, तो डेक्सट्रोज ड्रिप्स are the administered to the dehydrated and weak patient in clinics and hospital। तो हम डेक्सट्रोज ड्रिप को यानी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और इससे यानी डिहाइड्रेटेड होती है और वीक पेशेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हॉस्पिटल में। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डेक्सट्रोज टेक प्लेस इन द ब्लड, और इसी तरह हम ये प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, जब डेक्सट्रोज की ऑक्सीडेशन होती है तो वो ब्लड में यानी चले जाते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द वाटर, और वाटर में तब्दील हो जाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएंगे विद रिलीज ऑफ एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे। दैट इज वे इट इज़ नॉट ओनली इनटू द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसी तरह हम यानी डेक्सट्रोज को सिर्फ एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बट आल्सो इन द कंपेंस्ड फॉर द लॉस ऑफ वाटर, और उससे हम यानी लॉस ऑफ वाटर भी करवा सकते हैं ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, और इसी तरह इसमें यानी हाइड्रेशन भी होती है। तो हम डेक्सट्रोज को ड्रिप्स में इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि डिहाइड्रेटेड होती है और हम वीक पेशेंट के लिए क्लिनिक में इस्तेमाल करेंगे, और जब डेक्सट्रोज की यानी ऑक्सीडेशन होती है तो वो ब्लड में यानी चले जाते हैं और ब्लड में वाटर को, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है डेक्सट्रोज की अपनी, तो वाटर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और एनर्जी देंगे।
तो ये सिर्फ हम इंस्टेंट ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम उसके यानी कंपेस्ट फॉर द लॉसेस ऑफ वाटर के लिए भी हम इसको यानी इस्तेमाल करते हैं जब हम ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन कराते हैं। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम सोर्सेज पढ़ेंगे और उसके इस्तेमालात पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एबडामिनेंट क्लास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इट रेंज फ्रॉम द सिंपल टू द कम्प्लेक्स यूनिट। दे हैव वेरिड सोर्सेज। तो ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में एबडामिनेंट क्लास क्या होती है? कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं। इट रेंज फॉर द सिंपल टू द कम्प्लेक्स यूनिट, और ये यानी सिंपल से कम्प्लेक्स यूनिट में तब्दील हो जाएंगे। और दे हैव वेरियड सोर्सेज, जो हम पढ़ेंगे तो वो कम्प्लेक्स यूनिट होंगे। तो अगर हम सोर्सेज देखें मोनोसैकेराइड की या सिंपल शुगर की, तो क्या है? फ्रूट्स में है मोनोसैकेराइड, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, और इस तरह सीरियल्स यानी अनाज या मकई आप उसको कह सकते हैं, जितने भी अनाज है। दे आर आल्सो फाउंड इन द हनी, और इसी तरह हम अगर देखें फाउंड इन द हनी में भी। तो ये क्या है? यानी मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर का मौजूद होती है। सोर्सेज होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की, सीरियल की, और आल्सो फाउंड इन हनी। तो ये क्या है? सोर्सेज ऑफ मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर की है। तो डाइसैकेराइड के अगर हम देखें, ये पिक्चर देख ले, तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप देख सकते हैं। यानी इन सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड में यानी ओलिगोसैकेराइड में क्या आती है? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरह आप 9 तक चले जाए। तो ओलिगोसैकेराइड में क्या आती है? डाइसैकेराइड आती है। और उसकी एग्जाम्पल क्या है? डाइसैकेराइड की सक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल क्या है? सक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। द सोर्स ऑफ सक्रोज आर शुगर केन, यानी द सोर्सेज ऑफ सक्रोज, सक्रोज किस में मौजूद होती है? तो सक्रोज यानी शुगर केन में। शुगर केन गन्ना आप जानते हैं, तो यानी सक्रोज कहाँ मौजूद होती है? शुगर केन में मौजूद होती है, शुगर बीट्स में मौजूद होती है, एंड फ्रूट्स, और इस तरह फ्रूट्स में भी मौजूद होती है। जिस तरह के पिन एप्पल है, मैंगो है, तो इनमें क्या है? यानी सक्रोज है। डाइसैकेराइड में सक्रोज शुगर केन में, शुगर बीट्स में, फ्रूट्स में यानी पिन्स, एप्पल और मैंगो में भी मौजूद होती है। इसलिए द सोर्स ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज कहाँ मौजूद होती है? मिल्क में। डाइसैकेराइड में जो लैक्टोज है वो मिल्क में मौजूद होती है। एंड ड्राई प्रोडक्ट, और इस तरह ड्राई प्रोडक्ट में भी लैक्टोज होती है। एंड द सोर्स ऑफ द माल्टोज, और माल्टोज का मौजूद यानी सीरियल्स अनाज में मौजूद होती है। ठीक है, सब उन्होंने बताया। सक्रोज शुगर में, शुगर केन यानी शुगर बीट्स, फ्रूट्स वगैरह, और जो लैक्टोज है वो मिल्क में मौजूद होती है, और ड्राई प्रोडक्ट्स में भी लैक्टोज मौजूद होती है, और माल्टोज जो है वो सीरियल में मौजूद होती है। इस तरह पॉलीसैकेराइड्स को देखें, तो पॉलीसैकेराइड्स आर सेलुलोज एंड स्टार्च। तो पॉलीसैकेराइड में हमने सेलुलोज और स्टार्च को अभी पढ़ा है। तो सेलुलोज, तो सेलुलोज मैंने बताया कि क्या है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, ये प्लांट्स में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल यानी हम उससे अगर सोर्सेज देखें, तो कॉटन इज ए प्योर सेलुलोज, जो कॉटन है वो क्या है? प्योर सेलुलोज है। तो ये प्लांट्स में मौजूद होती है। और जो सेलुलोज है हम उसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यानी सेलुलोज को हम यानी फर्नीचरों के लिए या और यानी चीज़ों के लिए कॉटन या इंडस्ट्री में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। और स्टार्च क्या है? स्टार्च इज़ फाउंड इन द सीरियल क्रॉप्स, और इसी तरह जो स्टार्च है यानी वो सीरियल अनाज क्रॉप्स में भी मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले, पोटैटोज है, वेट है, ब्रेली है, जौ, मेज़, मकई, राइस, चावल, तो इन सब में क्या होती है? यानी स्टार्च मौजूद होती है। ठीक है, स्टार्च कहाँ मौजूद है? क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल पोटैटोज, वेट, ब्रेली, मेज़, राइस, इन सब में क्या होती है? यानी स्टार्च मौजूद होती है। तो ये स्टार्ची वेजिटेबल्स है। स्टार्च वेजिटेबल को आप देख ले, जौ है, ये आम है, ये आप देख ले, आलू है, गाजर है, मटर है, तो ये क्या है? यानी स्टार्च वेजिटेबल है। क्या है? स्टार्च वेजिटेबल। ये आम नहीं है, तो ये क्या वेजिटेबल है कोई। इसके बाद होल ग्रेन को देखें, तो होल
यानी ग्रेन्स आप देख सकते हैं, इसके बाद यानी ल्यूमेस को आप देख सकते हैं। तो इसी तरह यानी उन्होंने भी स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्चेज। तो आप इनमें यानी स्टार्चेज देख सकते हैं। यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखे यानी अब हम यूजेस पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द वेरियस यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड बाय आवर बॉडी एज ए रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या कार्बोहाइड्रेट्स को हम यानी फ्यूल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम इस्तेमाल करेंगे जिस्म में, और ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। शुगर इज़ यूज्ड एज ए कॉमन स्वीटनर फॉर फूड। तो शुगर हम स्वीटनर के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें मिठास होती है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाइव्स एज ए सोर्सेज ऑफ फूड। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सर्वाइविंग के लिए सोर्सेज ऑफ फूड है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाइव एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर प्लांट्स, और इस तरह कार्बोहाइड्रेट यानी स्ट्रक्चर मटेरियल देती हैं प्लांट्स में। इस तरह सेल्यूलोज हेल्प्स इन lowering कोलेस्ट्रोल एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। तो सेल्यूलोज हमें मदद दे सकती हैं लवरिंग कोलेस्ट्रोल के लिए। सेल्यूलोज हमें मदद दे सकती है लवरिंग कोलेस्ट्रोल के लिए एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, ये भी याद कर ले, सेल्यूलोज हेल्प करा सकती है लवरिंग कोलेस्ट्रोल के लिए और रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर के लिए। इस तरह अगर हम ग्लूकोज देखें तो ये ग्लूकोज तो स्टोर नहीं होती बदन में, तो किस में तब्दील हो जाएगा, स्टार्च में। तो हमने पढ़ा है कि सेल्यूलोज और यानी ग्लाइकोजन के जो मोनोसैकेराइड हो क्या है, ग्लूकोज है। तो यानी सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बनते हैं। तो ग्लूकोज इज स्टोर इन एनिमल मसल्स। तो यानी ग्लूकोज स्टोर होंगे एनिमल मसल में और लीवर में, यानी एनिमल्स के लीवर में यानी ये स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ यानी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होंगे, यानी स्टोर होंगे। ग्लूकोज अपनी फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकती, तो ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर यानी ग्लाइकोजन बनाएंगे, और ये ग्लाइकोजन फिर लीवर और मसल में स्टोर होती है यानी एनिमल्स में। इट सर्वाइव एज ए लॉन्ग टर्म ऑफ एनर्जी रिसीवर्स इन द बॉडी, और इसी तरह ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी दे सकती है हमारे जिस्म के लिए। कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज, अगर हमारे पास दोबारा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन फिर यानी दोबारा ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है व्हेन वी नीडेड, जब हमें ज़रूरत है। प्लांट स्टोर टर्म्स एनर्जी, प्लांट्स स्टोर एक्सेसिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसी तरह जो प्लांट्स है वो एनर्जी को स्टोर करेंगे किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। जब उसमें ग्लूकोज बनते हैं और ग्लूकोज यानी ज़्यादा मिकदार में बन जाए तो वो ग्लूकोज आपस में यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए यानी बांड बना देंगे, और अगर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो वो यानी स्टार्च में तब्दील हो जाएंगे। तो प्लांट्स में किस फॉर्म में यानी ये स्टोर होती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। तो सेल्यूलोज इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वुड फॉर द हाउसिंग, फर्नीचर्स एंड हीटिंग पर्पसेस, और इसी तरह हम सेल्यूलोज को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी वुड हाउसिंग, और इस तरह जो हम वुड यानी जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्हें सेल्यूलोज उसमें मौजूद होती है, और वो सेल्यूलोज की वजह से वो लकड़ी हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह फर्नीचर में। और ये अगर हम जलाते हैं जो लकड़ी है तो वो हमें यानी एनर्जी भी दे सकती है, और उससे हम यानी एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। और इस तरह सेल्यूलोज हम इस्तेमाल करेंगे पेपर के लिए या वुड यानी पल्प के लिए। तो जो पेपर इंडस्ट्री में या गोदामावज आप उसको कह सकते हैं, तो ये हम यानी पेपर इंडस्ट्री में हम उसको यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्यूलोज इज यूज्ड इन द कॉटन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और इस तरह हम सेल्यूलोज इस्तेमाल कर सकते हैं कॉटन इंडस्ट्री में जहां कॉटन बनती है, तो यानी जो कपड़े बनते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कंसेप्शन एंड टर्किया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द यूजेस ऑफ फाइबर विच आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये कहते हैं कि जब आपको कब्ज हो जाए या दस्त हो जाए
तो हम कंट्रोल करेंगे बाय द फाइबरस, हम यानी फाइबरस को इस्तेमाल करेंगे विच आर कार्बोहाइड्रेट्स, जो क्या है यानी कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये खास बात है, इसको आप याद कर लें। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ प्लांट origin except lactose which is of animal origin। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो तमाम प्लांट्स के ऑरिजिन हो सकते हैं, लेकिन जो लैक्टोज है, लैक्टोज एक ऐसा है जो सिर्फ एनिमल्स में है, प्लांट्स में नहीं है। मैंने बताया कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन एक डाइसैकराइड है जो लैक्टोज है वो सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में लैक्टोज नहीं है।